हेलो दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की। सबसे पहले हम पृथ्वी की स्थिति को जान लेते हैं कि पृथ्वी की हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड में कहाँ पर स्थित है या उसकी स्थिति क्या है। ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल का पार्ट है और हमारा सौरमंडल हमारी मिल्की वे का पार्ट है। मिल्की वे एक बहुत छोटी गैलेक्सी है अन्य गैलेक्सियों की तुलना में। अब जो हमारी मिल्की वे है इससे बड़ी गैलेक्सी, इसके जो सबसे नज़दीक की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, ये उससे भी छोटी है। तो एंड्रोमेडा और ये मिल्की वे मिलकर एक छोटा सा लोकल ग्रुप बनाती हैं। लोकल ग्रुप, ये देखिए, ये एक लोकल ग्रुप है। तो ये ग्रुप भी एक बड़े क्लस्टर का पार्ट है। ये एक बड़े गैलेक्सियों का एक क्लस्टर होता है, ग्रुप है, उसका पार्ट है। और ये गैलेक्सी क्लस्टर भी एक सुपर क्लस्टर का पार्ट है। ये देखिए, बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, ये मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाती हैं और ये सुपर क्लस्टर यूनिवर्स का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी यूनिवर्स में कहाँ स्थित है। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो आप इस पूरे डायग्राम को देखिए, तो इसमें ये हमारी छोटी सी पृथ्वी है, इसकी एक पॉइंट के बराबर भी वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा जो घमंड है उसको तोड़ने के लिए काफ़ी है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर सुपर क्लस्टर हैं। ये हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर बड़े बड़े ग्रुप हैं, इन्हें सुपर क्लस्टर बोलते हैं। और ये सुपर क्लस्टर के अंदर कुछ गैलेक्सी क्लस्टर हैं, यानी कि इनके अंदर भी छोटे छोटे गैलेक्सियों के समूह हैं, उन्हें गैलेक्सी क्लस्टर बोलते हैं। और इन क्लस्टरों के अंदर लोकल ग्रुप है, ठीक है। और ये लोकल ग्रुप के अंदर हमारी मिल्की वे आती है। एक लोकल ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोकल ग्रुप हैं, तो उसके अंदर हमारी मिल्की वे आती है। और हमारी मिल्की वे की भी किसी एक हिस्से में, यानी कि हमारा ये सेंटर है मिल्की वे का, इससे लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा सौर मंडल स्थित है। और सौरमंडल में हमारी पृथ्वी स्थित है। अब बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, थोड़ा सा इसका जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। तो हमारी पृथ्वी जो है ये सूरज से दूरी क्रम में तीसरा ग्रह है और सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी आयु लगभग 4.54 बिलियन वर्ष है। और इसका एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। अब शुरुआत में, यानी कि प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में हमारी पृथ्वी के आकार को लेकर बड़ी ही दुविधा थी कि हमारी पृथ्वी गोल है, चपटी है, समतल है, किस प्रकार की है। तो शुरुआत में हमारी पृथ्वी गोल है, इसका सबसे पहले जो विचार दिया है पाइथागोरस ने दिया था। उसके बाद पाइथागोरस के बाद अरस्तु, ब्रह्मरी, आर्यभट्ट और कार्पोनिकस ने भी इस बात को स्वीकार किया या सिद्धांत दिया कि हमारी पृथ्वी गोल ही है। अब इन्होंने तो बोल दिया कि हमारी पृथ्वी गोल है, पर ये चीज़ को हम कैसे महसूस करें या कैसे जानें, तो इस चीज़ के जानने के लिए कई तरीके के साक्ष्य हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल ही है। सबसे पहला है कि सूर्य और सौरमंडल। हमारा जो सूर्य है वो गोल है, हम रोज सुबह देखते हैं। और अन्य जो सौरमंडल के ग्रह हैं ये भी गोलाकार हैं।
पृथ्वी पर सूर्य, अब इससे तो समझ में आया कि हमारे सौरमंडल में लगभग लगभग सभी जो ग्रह हैं, अन्य ग्रह जो हैं वो गोल हैं, लेकिन हमने पृथ्वी को तो नहीं देखा क्योंकि हम पृथ्वी से दूसरे को देख रहे हैं। अब हमारे सौरमंडल में और भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जो मतलब क्षुद्र पिंड है, जो गोल आकार के नहीं है। तो हम चलो एक बार इस पॉइंट को नकार दें कि साहब हमें हमारी पृथ्वी दिख नहीं रही है, तो हम इसको गोल नहीं मान सकते। अब दूसरा जो तथ्य है वो ये कहता है कि अगर पृथ्वी गोल नहीं होती, ठीक है, अगर पृथ्वी गोल नहीं होती तो पृथ्वी पर एक साथ सूर्योदय और एक साथ सूर्य अस्त होता, यानी कि पूरी पृथ्वी पर एक साथ सूर्योदय होना चाहिए था और एक साथ सूर्य अस्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं पर सूर्य उदय हो रहा होता है तो उसी समय कहीं पर सूर्य अस्त हो रहा होता है, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी गोल तो समतल तो नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, चंद्र ग्रहण के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की जो छाया पड़ती है वो वृत्ताकार होती है, ठीक है। जब अर्ध चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी एक वृत्ताकार छाया बनी हुई है। अब ये वृत्ताकार छाया तो जब ही बनेगी ना जब जिस ऑब्जेक्ट की ये छाया बन रही है वो वृत्ताकार हो, तो एक ये साक्ष्य कि हमारी पृथ्वी गोल ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो आकाश है या क्षितिज है वो हमें एक गोलाकार आकृति का, यानी कि गोलाकार जो भाग होता है उसका कटा हुआ हिस्सा टाइप का दिखता है, एक लेंस की भांति, ठीक है। लेंस मतलब यानी कि किसी गोलीय चीज है और उसका कटा हुआ हिस्सा सा दिखता है, यानी कि हमारा क्षितिज हमें सभी जगह पर गोल दिखता है और बीच में उभार लिए होता है और बकाया जो क्षितिज पर होता है वो झुका हुआ होता है। तो इसका मतलब भी यही है कि हमारी पृथ्वी गोल है, ऐसा हमें तभी दिख सकता है। इसके बाद कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं। एक मैगलन नाम के एक समुद्र यात्री था, इसने 1520 में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी और ये जिस स्थान से चला था उसी स्थान पर वापस आ गया। तो इसका मतलब यही है कि हमारी पृथ्वी गोल है। ऐसा तो गोलाकार आकृति में ही पॉसिबल है कि आप जिस स्थान से जाओ उसी स्थान पर पहुंच जाओ। उसके बाद भूमि पर समान लंबाई के खंभों को क्षैतिज को लगाने पर ये जो खंभे हैं ये क्षैतिज स्तर को नहीं बना पाते, ये थोड़े नीचे ऊपर नीचे रहते हैं। तो ये भी हमें बताता है कि ये पृथ्वी हमारी गोल है। इसके बाद सबसे बड़ा साक्ष्य है, अब प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हो गई कि हम पृथ्वी को अगर सैटेलाइट्स के माध्यम से देखें तो हमें पृथ्वी ऊपर से गोल ही दिखती है। तो इसका मतलब यही है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, पर ये पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। गोलाकार है, पूरी तरीके से नहीं है। तो अब क्या है, कैसी दिखती है हमारी पृथ्वी? तो हमारी पृथ्वी दिखती है इस प्रकार से, ये इस शेप में हमारी पृथ्वी दिखती है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये भूमध्य रेखा है। अगर इसकी भूमध्य रेखा का व्यास मापा जाए तो ये है 12,756 किलोमीटर, और अगर इसका उत्तर से दक्षिण का जो व्यास मापा जाए, व्यास जो है वो है 12,714 किलोमीटर, यानी कि लगभग 44 किलोमीटर का अंतर है। अब ये अंतर क्यों है? ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है कि कोई भी वस्तु जब गोलाकार मार्ग में कोई भी वस्तु अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती या घूर्णन करती है तो जो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होते हैं। तो अपकेंद्रीय बल के कारण ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है बीच का भाग, ये बाहर की ओर खींचने लगता है, और ये वाला जो हिस्सा है पोल वाला, ये अंदर की ओर थोड़ा सा धंस जाता है। तो इसी वजह से पोल पर हमारी पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई है। ये बात सही है, समझ में आ गई होगी आपको। अब इस आकृति को बोलते क्या है? तो इस आकृति को बोलते हैं लध्वच्छ गोलाभ, ठीक है, इसको ये बोलते हैं।
अब बात करते हैं प्लेनेटरी हैबिटेबल जोन। इसको गोल्डीलॉक जोन भी बोलते हैं। गोल्डीलॉक जोन क्यों बोलते हैं, ये हमारे लिए क्यों खास है? ये हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, ये देखो आप देख सकते हैं अर्थ, ये हमारी पृथ्वी जो है ये सूरज के गोल्डीलॉक जोन में स्थित है। यानी कि ऐसे जोन में जहाँ पर हम वास कर सकते हैं या जहाँ का तापमान ऐसा हो कि जहाँ पर मनुष्य रह सकता है, अनुकूल तापमान। ठीक है, अब इसके बारे में हमें दो चीज़ याद रखनी है। एक तो ये गोल्डीलॉक जोन है क्या? गोल्डीलॉक जोन वह जोन है जिस जगह पर तापमान इतना हो कि जल की जो पानी है, ठीक है, जल है, वो लिक्विड फॉर्म में रह सके। और दूसरी बात, यहाँ का तापमान इतना हो कि जो भी जीव है वो यहाँ पर आराम से अनुकूलित रूप से रह सके। तो ये गोल्डीलॉक जोन में हमारे सौरमंडल के दो ग्रह आते हैं। एक तो हमारी पृथ्वी आती है, दूसरा हमारा मंगल आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मंगल पर इतने मिशन क्यों भेजे जा रहे हैं, क्योंकि मंगल भी हमारे जो है गोल्डीलॉक जोन या हैबिटेबल जोन में आता है। अब ये हैबिटेबल जोन क्यों, इसकी एक खास विशेषता और भी है। अब ये हैबिटेबल जोन तारे के द्रव्यमान के हिसाब से बदलता है। ये देखो, तारे का द्रव्यमान कम है तो ये निकट में आ गया। ये हमारे सूरज का द्रव्यमान है तो ये इस दूरी पर है। तो ये लगभग 14, हमारे सूरज के द्रव्यमान के हिसाब से ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर की जो रेंज है, इसमें हमारा गोल्डीलॉक जोन स्थित है। अगर हमारे सूर्य के बाद से बड़े भी जो तारे हैं उनकी अगर बात करें तो उनके हिसाब से ये जोन जो है आगे को बढ़ जाएगा, यानी कि जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें इसमें केवल दो ही चीज़ याद रखनी है कि इसमें हमारे दो तारे आते हैं, दो ग्रह आते हैं, सॉरी दो ग्रह, एक तो पृथ्वी और मंगल आता है। ये अनुकूलित तापमान वाला जोन है जहाँ पर वास योग्य स्थिति निर्मित होती है और पानी जो है तरल या लिक्विड फॉर्म में स्थित हो। ठीक, और ये तारे के द्रव्यमान के साथ चेंज होता है। बस इतनी सी चीज़ इसमें याद रखनी और कुछ नहीं। अब आगे बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन क्यों खास है। इसीलिए मैंने गोल्डीलॉक जोन पहले बता दिया था कि गोल्डीलॉक जोन की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन, ये इसी जोन में आने की वजह से जीवन है। अगर मान लीजिए पृथ्वी प्लूटो की जगह या नेपच्यून की जगह होती तो वहाँ पर सारा पानी जम गया होता, और अगर बुध ग्रह पर होती, बुध के स्थान पर होती तो सारा का सारा पानी भाप बन के उड़ गया होता। इसलिए इसी जोन में अगर ग्रह हैं तो ही वहाँ पर हमें ऐसी स्थितियाँ, जीवन योग्य स्थितियाँ मिलेंगी। इसलिए जब हम किसी अन्य ग्रह, अन्य सौरमंडल का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम उस तारे के द्रव्यमान के अनुसार दूरी निकालते हैं और उस तारे के गोल्डीलॉक जोन को देखते हैं कि उसके गोल्डीलॉक जोन में ऐसा कोई प्लेनेट है जहां पर जीवन संभव है। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी ही जीवन के लिए क्यों खास है। एक तो हमने ये देख लिया गोल्डीलॉक जोन की वजह से ही खास है, पर अब ये गोल्डीलॉक जोन की वजह से जो परिस्थितियां पृथ्वी पर उत्पन्न हुई है वो कैसे हुई हैं। तो पृथ्वी शुक्र और मंगल की कक्षा के बीच में स्थित है। ठीक है, जो सूर्य के गोल्डीलॉक जोन में स्थित है, और यहाँ पर ना तो तापमान ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है। ठीक है, या सूर्य के सम्मुख भाग, यानी कि जो भाग सूर्य के सम्मुख है वहाँ का औसत तापमान 17 डिग्री होता है, 17 डिग्री सेल्सियस, और जो जीवन के अनुकूल और जल को तरल रूप में पाए जाने हेतु पर्याप्त है। मैंने पहले बताया था गोल्डीलॉक जोन इसीलिए जरूरी है कि वहाँ पर तापमान भी अनुकूलित रहता है कि वहाँ पर जीव जंतु रह सकें और जो जल है वो तरल रूप में पाया जा सके। जीवन अनुकूल परिस्थितियाँ इसी जोन में हमें मिलती हैं। पृथ्वी पर अनुकूलित पर्यावरण विद्यमान है जो जीवन के विभिन्न रूपों के उद्भव और विकास अस्तित्व हेतु आदर्श परिस्थितियां निर्माण करता है। तो ये पर्यावरण का निर्माण गोल्डीलॉक जोन की वजह से ही हुआ है। अब बात करते हैं पृथ्वी पर वायुमंडल की। वायुमंडल देखो, बुध शुक्र पर भी था, मंगल पर भी था, और हमारे जो अन्य ग्रह हैं बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून, उन पर भी वायुमंडल है।
ठीक है। लेकिन हमारा वायुमंडल खास क्यों है? हमारे वायुमंडल जो है वो एक जीवन के लिए कवच का काम करता है, जीवन की सुरक्षा के लिए। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण, जो पराबैंगनी किरणें है, एक्सरे है आदि को, गामा किरणें हैं, इन किरणों को रोकता है। ठीक है। उसके साथ साथ अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं तो उनमें घर्षण उत्पन्न करके उनको भी ये समाप्त कर देता है। और दूसरी चीज ये है कि पृथ्वी से जो पृथ्वी को अवरक्त किरणें या जो रेडिएशन मिल रही हैं, गर्म रेडिएशन, ठीक है, अवरक्त किरणें जो मिल रही हैं उनको रोककर पृथ्वी के वातावरण को गर्म रखता है, ताकि हमारी जो पृथ्वी का तापमान है वो स्थिर बना रहे। उसके बाद पृथ्वी के जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो किसी भी अन्य ग्रहों पर उपस्थित है, मिली है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी नहीं है कि जीवन जिया जा सके। मंगल के वातावरण में भी हमें ऑक्सीजन मिली है, लेकिन वो इतनी है कि अगर बिना ऑक्सीजन मास्क या जो स्पेस सूट के अगर व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो मुश्किल से 1 या 2 सेकंड ही जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा भी जीवन के लिए, मात्रा ने जीवन को पृथ्वी पर संभव बनाया। और उसके बाद है जल। पृथ्वी पर मौजूद जल की मात्रा जो कि पूरे जल चक्र का निर्माण करती है, और इस जल चक्र की वजह से ही पृथ्वी का तापमान कम हुआ है। पृथ्वी पर विभिन्न परिस्थितियां, जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियों का इसने निर्माण किया है। तो इस जल ने भी पृथ्वी पर जीवन के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। अब बात करते हैं पृथ्वियों की गति। पृथ्वी देखो 2 प्रकार की गतियां करती हैं, ये हम सबको अच्छी तरीके से पता है, छोटे से पढ़ती हुए आ रहे हैं, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगें। पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक तो परिभ्रमण करती है और एक परिक्रमण करती है। परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण ये है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसमें वो 24 घंटे, लगभग 24 घंटे, और वास्तविकता में यानी एग्जैक्ट 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है। परिभ्रमण ये होता है कि दीर्घवृत्ताकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करती है, इस मार्ग में परिक्रमा करती है, और इस पूरे परिक्रमण को करने में उसको 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो अब ये 6 घंटे का समय का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। 365 दिन तो हमें पता ही कि हमारा 1 साल होता है। ये 6 घंटे 4 वर्ष बाद जोड़कर चौथे वर्ष जो होगा उसमें हमारी फरवरी के 29वां दिन बनता है। ये 6 चौकों कितने होते हैं? 24, यानी कि हमारा 1 दिन बन गया, और ये 29 फरवरी में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जो 29 चौथा वर्ष होता है उसे लीप वर्ष भी कहते हैं। ठीक है। एक लीप सेकंड भी होता है। तो लीप सेकंड है क्या? तो लीप सेकंड जो है वो, उसका मतलब यही है कि लीप सेकंड में जब हमारी पृथ्वी, यानी कि जुरासिक काल की बात करते हैं, जुरासिक काल में 23 घंटे में ही अपनी धुरी पर घूम जाती थी, लेकिन अब विभिन्न कारणों की वजह से उसकी जो घूमने की गति है वो धीमी हुई है, और समय बढ़ता जा रहा है। तो अब जो समय बढ़ रहा है उसी को लीप, यानी कि जो पृथ्वी की गति धीमी होने के कारण जो समय, यानी कि सेकंड बढ़ रहा है, एक सेकंड जो ऐड हो रहा है उसको लीप सेकंड कहते हैं। ठीक है। और ये जो लीप सेकंड है, हर 100 साल में 15 सेकंड का अंतर आता है। हर 1 सदी में पृथ्वी के घूर्णन में 15 सेकंड का अंतर आता है, तो इसी को हम लीप सेकंड कहते हैं। ठीक है। अब हम इनको देखते हैं कि ये परिभ्रमण और परिक्रमण होती कैसे हैं। तो ये देखिए, आप एक हमारी पृथ्वी का ठीक है, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक। और ये है परिक्रमण। परिक्रमण में ये देखो दीर्घवृत्ताकार मार्ग में घूम रही है हमारी पृथ्वी। अब बात करते हैं दिन और रात के छोटे होने की। हमारी धरती पे दिन और रात छोटे होते हैं, तो दिन रात कैसे छोटे होते हैं? तो इस बात को समझने से पहले हम समझते हैं ऋतुओं का परिवर्तन, उसी के साथ हमें दिन रात भी समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, ऋतुओं का परिवर्तन होता है सूरज के अपने अक्ष पर घूमने से, परिक्रमण करने से। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं,
ये देखो 21 जून की दिन, 21 जून गर्मियों का शुरू करते हैं। 21 जून पर हमारी जो सूरज की रोशनी होती है वो कर्क रेखा पर पड़ती है। पहले ये देख लो, 3 मेजर जो रेखाएं हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा, कर्क रेखा, और ये है हमारी इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रेखाएं हैं और इन्हीं के आधार पर हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। तो अब यहाँ बात करते हैं, तो यह है 21 जून की स्थिति। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। 21 जून को हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ पड़ती हैं, बिल्कुल सबको पता ही होगा। 21 जून के दिन सूरज की रोशनी कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है 90 डिग्री। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती है। फिर जून के बाद कौन सा आता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये आ गई है सितंबर की स्थिति। ये देखो यहाँ पे लिखा है 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूरज की रोशनी बिल्कुल भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। इस दिन दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ और यहाँ पे आते हैं। फिर 22 दिसंबर को सूरज की रोशनी मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। और फिर उसके बाद 21 मार्च को हमारे सूरज की रोशनी फिर से भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे ऋतु परिवर्तन कैसे होगा? अब आपको एक चीज़ ध्यान होगा कि जहाँ पर तापमान सीधा पड़ेगा, वहाँ रोशनी सीधी पड़ेगी सूरज की, तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ पर रोशनी तिरछी पड़ेगी, वहाँ पर रोशनी तो होगी लेकिन तापमान कम होगा। तो ठीक वैसे ही है कि 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सीधी रोशनी पड़ती है, तो इस वाले हिस्से में तापमान ज़्यादा होगा। इसको यहाँ से देख सकते हैं। ये देखो, आप ये देखिए, ये देखो कर्क रेखा है 90 डिग्री, यहाँ पर सूरज की बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ रही है। यहाँ पर देखो उत्तरी ध्रुव पर 23-23.5 डिग्री के हिसाब से रोशनी आ रही है। और अगर रसिया के पार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 46 डिग्री के हिसाब से रोशनी आ रही है। तो यहाँ पर रोशनी तो आएगी लेकिन तापमान कम होगा, लेकिन सारा का सारा तापमान यहाँ पे होगा। और रोशनी ज़्यादा आने से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दिन भी बड़ा होगा और इस तरफ से रोशनी को ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर रोशनी कम आएगी। मतलब रोशनी तो आएगी लेकिन दिन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, दिन छोटा होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये देखो यहाँ पर लिखा है कर्क व्रत, विषुवत व्रत, मकर, अंटार्कटिका व्रत, आर्कटिक व्रत, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव पर उस टाइम पर रात होती है। ये 21 जून की स्थिति है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब ठीक ऐसे ही तो यहाँ पर हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। अब ये वाली स्थिति है शीत अनायत की। ठीक है, शीत उसको बोलते हैं कर्क अनायत, इसको बोलते हैं शीत अनायत। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये देखो सूरज की रोशनी इस तरफ से आ रही है, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी इस मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी और यहाँ पर इसको ज़्यादा ट्रेवल करना होगा। तो हमारे यहाँ उस समय सर्दी पड़ती है और यहाँ पर ज़्यादा रोशनी होने से दिन यहाँ पे बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े होते हैं। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि दिसंबर में जब क्रिसमस मना रहे होते हैं तो हमारे यहाँ सर्दी होती है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय कौन सा मौसम होगा? इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन है, ये है 23 सितंबर वाली कंडीशन। ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च जब सूरज की रोशनी देखो भूमध्य रेखा पर बराबर पड़ रही, तो ये देखिए पूरी पृथ्वी पर एक बिल्कुल बराबर रोशनी आ रही है। उस वक्त सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पे होगा। बकाया पूरे उस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन का टाइम और रात का टाइम दोनों बराबर होंगे।
यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये दिन रात क्यों होते हैं, दिन रात बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये दिन रात होते हैं। अगर ये झुकी नहीं होती तो क्या होता कि यहीं पर केवल गर्मी पड़ती और ऋतु परिवर्तन तो होते ही नहीं, और ना ही दिन रात होते। ठीक है, तो दिन रात छोटे बड़े नहीं होते, लेकिन दिन रात तो होते, लेकिन ऋतु परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ऋतु परिवर्तन में इसका पृथ्वी के झुकाव का और पृथ्वी के परिक्रमण का, इन दोनों के मिलने से ही हमारी पृथ्वी पर जो है मौसम परिवर्तन होता है या ऋतु परिवर्तन होता है। तो आप ये समझ लीजिए, ये है कर्क अनायत, ये है शीत अनायत और ये है विषुव। अब ये विषुव हैं। अब जब ये विषुव, इसको विषुव बोलते हैं। जब ये 21 मार्च को होता है तो इसको बोलते हैं बसंत विषुव। ठीक है, और जब ये 23 सितंबर को होता है, तो इसको बोलते हैं शरद विषुव। शरद विषुव, ठीक है। 23 सितंबर वाला शरद और 21 मार्च वाला बसंत। अब इसमें एक चीज़ और ख़ास बात है जो मैं आपको बता नहीं पाया, ये है, ये जो परिक्रमण पथ है, इसमें क्या होता है कि पृथ्वी जो है घूमते घूमते सूरज के नज़दीक और सूरज के से दूर भी होती है। तो जब ये सूरज से दूर होती है, ठीक है, तो जब ये दूर होती है, यानी कि ये देखो, ये वाली कंडीशन, इसे बोलते हैं एपिहेलन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अपसौर। और ये जो होता है, ये 4 जुलाई के दिन होता है। 4 जुलाई के दिन सूर्य हमसे सबसे अधिक दूर होता है। इसकी लगभग दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा होती है, लगभग 15 किलोमीटर मान के चलो, 15 करोड़ किलोमीटर मैक्सिमम इसकी दूरी होती है। 15 करोड़ 20 लाख कुछ है, तो 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी होती है। और इस दौरान पृथ्वी के तापमान में भी कुछ गिरावट आती है। उसके बाद ये हमें पता क्यों नहीं चलता, इसको मैं आगे बताऊंगा कि इसकी जो गिरावट आती है वो हमें पता क्यों नहीं चलती। इसके बाद हम अगर इसकी बात करें, पेराहीलिन, इसको बोलते हैं उपसौर, और ये लगभग 14 करोड़ किलोमीटर, तब जब ये होता है तो पृथ्वी लगभग सूरज से 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। और ये जो होता है उपसौर, ये होता है 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी को होता है। और इस समय पृथ्वी के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। अब ये हमें पता क्यों नहीं चलता है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमें जब सूर्य हमसे पास में आ रहा है तो तापमान बढ़ना चाहिए, और सूर्य हमसे दूर जा रहा है तो तापमान कम होना चाहिए, पर हमें इसके पता क्यों नहीं चलता। तो पता हमें इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये जो पूरी घटना होती है ना, ये डे बाय डे होती है, यकायक नहीं होती। डे बाय डे होती है, मतलब धीरे धीरे करके सूर्य हमारे पास में आ रहा होता है और धीरे धीरे करके सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है, या पृथ्वी धीरे धीरे पृथ्वी के धीरे धीरे
सूरज के पास पृथ्वी जा रही होती है और धीरे धीरे सूरज के पास से पृथ्वी दूर जा रही होती है। तो ये धीरे धीरे होने के कारण हमें डेली प्रतिदिन के तापमान में जो अंतर होता है उसका पता इसलिए नहीं चलता। अब जो वैज्ञानिक होते हैं वो प्रतिदिन के तापांतर पर नज़र रखते हैं, इसलिए उन्हें पता चलता है कि आज का तापमान, आज सूरज के हम पास में हैं तो आज का तापमान थोड़ा सा बढ़ा है, और आज हम सूरज से दूर हैं तो आज का तापमान घटा है। तो ये अगर आप साल भर सूरज के तापमान को नज़र रखेंगे तो आपको इस स्थिति का पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि धीरे धीरे ये सब परिघटना होती है प्रतिदिन, इसी वजह से हमें इस बात का पता नहीं चलता। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कृपया करके अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू।